Hello dear students, welcome to the GDC Live. Today we are going to discuss bioavailability, very important topic. Bioavailability से कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछा गया, what is the bioavailability, पहला पॉइंट, और दूसरा which route have the 100% bioavailability. हमने route of administration में पढ़ा भी है, IV have the 100% bioavailability. तो पहले क्या है bioavailability ये समझते हैं, तब हम उसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं. Bioavailability is known as the rate and fraction of drug that reaches to the systemic circulation in unchanged form. मतलब जिस रेट से और जितना परसेंट हमारी ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है. जैसे सपोज अगर आपने आईवी दिया तो जितना आपने दिया पूरा का पूरा पहुंच गया तो मतलब 100%. लेकिन अगर ओरली लेते हैं तो वहां पे कभी भी पूरा नहीं जा सकता है, बिकॉज कुछ होगा जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा. तो ये सारे फैक्टर इन्वॉल्व होंगे. सो बायोअवेलेबिलिटी is the rate and fraction of a drug that reaches to the systemic circulation. आप कंप्लीट करिए in unchanged form, कोई दिक्कत नहीं इस पे. अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज if 100 unit of drug is administered, कितना ले रहे हैं 100 यूनिट, और अब रूट कौन सा ले रहे हैं, कोई भी रूट ले रहे हैं. सपोज एग्जांपल आप ले लीजिए ओरल, हम कौन सा ले रहे हैं, ओरल ले रहे हैं, और 100 यूनिट समझिएगा, मैं यहां एमजी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हमें परसेंट बताना है. 100 यूनिट अगर हमने दिया, कोई भी 100 यूनिट का मतलब क्या हुआ, सपोज आपने 10 mg दिया, वो भी 100 यूनिट आप उसको मेजर करोगे. जितना भी आपने दिया वो आपके लिए टोटल क्या हो गया 100 यूनिट, या 100% बोल लीजिए आप, क्या हो गया 100%. लेकिन 100% आपने दिया, 100 यूनिट दिया, और सपोज आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची कितनी 70 यूनिट, कितनी पहुंची 70 यूनिट. तो आप कह सकते हैं कि 100 यूनिट दिया था लेकिन 70 यूनिट हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची, तो यहां पे बायोअवेलेबिलिटी आपकी कितनी हो जाएगी 70%. सो by this route, if 70% unit reaches in the systemic circulation, then bioavailability of the drug will be the 70%. अगर IV तो पूरा का पूरा, यहाँ कोई एब्जॉर्प्शन फैक्टर नहीं आएगा, यहाँ कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं आएगा, जितना हमने दिया डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया. दैट्स व्हाई IV रूट हैव द 100% बायोअवेलेबिलिटी. अब आपके मैंने बात किया कि एब्जॉर्प्शन ओरल अगर रूट आप ले रहे हो तो ओरल में कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे. लाइक सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आ जाता है डिसइंटीग्रेशन. सपोज आप टैबलेट ले रहे हो तो टैबलेट में क्या होगा, उसको डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा. जब डिसइंटीग्रेट होकर स्मॉल पार्टिकल्स में आएगा उसको डिसॉल्व होना पड़ेगा, दैट इज डिसोल्यूशन. तो ये डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन ये भी हमारे बायोअवेलेबिलिटी को फर्क करते हैं. मींस डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन रेट अफेक्ट द बायोअवेलेबिलिटी. और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब 100% आपके लिए क्या है आईवी. अब आपको हमेशा आईवी का जो एरिया अंडर द कर्व आएगा उससे आप उस रूट को कंपेयर कर दीजिए. मींस कोई भी रूट आप ले रहे हो, सपोज मैं ओरल लेके चल रहा हूं कि ओरल का मुझे बायोअवेलेबिलिटी निकालना है, तो हम इसके क्या करेंगे, एयूसी ओरल, एरिया अंडर द कर्व ओरल. आप इस डायग्राम में देखिए जो ये आपको येलो दिख रहा है, दिस इज द एयूसी, एरिया अंडर द कर्व ऑफ द ओरल रूट. लेकिन आईवी की बात करें तो आईवी में तो 100% जाएगा. दिस इज द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द आईवी. तो आपको जिसको टेस्ट रूट आपका ऊपर रहेगा और स्टैंडर्ड रूट नीचे रहेगा, और स्टैंडर्ड रूट हमारे लिए क्या होता है आईवी. मींस एरिया अंडर द कर्व जो भी आपको जिसका भी निकालना है, ओरल हो गया, रेक्टल हो गया, नेजल हो गया, तो उसको ऊपर रख दीजिए. एयूसी टेस्ट अपॉन एयूसी स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड हमारे लिए क्या है आईवी. मींस एयूसी ओरल अपॉन एयूसी आईवी मल्टीप्लाइड बाय द 100, क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी हमेशा परसेंटेज में आती है, दैट्स व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड द 100. सो दिस इज द मेजर वे और फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बायोअवेलेबिलिटी. कैसे निकालेंगे इसको, हम एरिया अंडर द कर्व से निकालेंगे. प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ जो हमारा आता है उसके थ्रू हम निकालेंगे. मींस जब हम जितना टाइम बढ़ाएंगे उतना हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेंज होता है, वेरी करता है. लेकिन आईवी के केस में टाइम से क्या होता है, डिक्रीज करता है. सो दिस इज द, अगर आपसे बायोअवेलेबिलिटी की डेफिनेशन फॉर्मूला पूछा जाए तो एयूसी टेस्ट, मैं टेस्ट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सिर्फ ओरल नहीं याद करना है, रेक्टल भी, नेजल भी, इनहेलेशनल भी, कोई भी रूट ले लीजिए आप. एयूसी टेस्ट अपॉन एयूसी स्टैंडर्ड मल्टीप्लाइड बाय द 100. स्टैंडर्ड हमेशा आईवी होगा, टेस्ट में आपका कोई भी रूट हो सकता है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द बायोअवेलेबिलिटी. अब इसमें बायोअवेलेबिलिटी में आपने बात किया प्लाज्मा टाइम ग्राफ और प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ करो. तो इसको हम कैसे, इसमें कुछ पैरामीटर्स हमारे आते हैं. अगर कोई डोज, कोई ड्रग हमारी है जिसकी बायोअवेलेबिलिटी हाई है, समझिएगा बायोअवेलेबिलिटी अगर किसी की हाई है मतलब वो ज्यादा से, जैसे मान लीजिए अगर 100 यूनिट दिया और वो 90 यूनिट हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची, तो वहां पे हमें डोज क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा. लेकिन अगर सपोज हमने 100 यूनिट दिया और वो 50 यूनिट ही हमारे ब्लड में पहुंची, तो 50 यूनिट पहुंची मतलब कम पहुंचा,
तो वहां पे केस में हमें ड्रग को डोज क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मींस इफ एनी ड्रग हैव द हाई बायोअवेलेबिलिटी देन लो डोज इज रिक्वायर्ड, व्हाइल इफ एनी ड्रग हैव द लो बायोअवेलेबिलिटी देन हाई डोज रिक्वायर्ड। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, सीरीज बात है। आप सपोज मान के चलिए कि किसी एक ड्रग को एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए 60 यूनिट चाहिए। कितना चाहिए, 60 यूनिट सिस्टमिक सर्कुलेशन में चाहिए। अब आप वही कंपेयर करिए, अगर 90 हो गया तो चांसेस है कि टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो वहां पे डोज क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरा आपकी बायोअवेलेबिलिटी लो है, मींस 50 यूनिट पहुंची, तो 50 यूनिट पहुंची तो एक्शन ही नहीं प्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि मिनिमम हमें कितना चाहिए था, 60। तो इसलिए वहां पे डोज हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। मींस लो बायोअवेलेबिलिटी हाई डोज एंड हाई बायोअवेलेबिलिटी लो डोज, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्सली वर्क करते हैं। अब यहां पे देखिए इस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स आते हैं। यहां पे आपका आता है सी मैक्स। सी मैक्स हम बोलते हैं मींस द मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन। मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन जिस टाइम पे अचीव होगा उसको हम बोलेंगे टी मैक्स। ये आपका टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन। जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस करके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसमें जो हमारा ग्राफ आता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ और कर्व। अब इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो जिस टाइम पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा यानी सी मैक्स होगा, दैट एट उस टाइम पे हमारा टाइम क्या होगा, टी मैक्स। मींस अगर हम सी मैक्स की बात करें तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन एंड टी मैक्स इज द टाइम एट विच द मैक्सिमम कंसंट्रेशन रीच। अब जिस टाइम पे, यहां पे आपकी दो चीजें आती हैं, ध्यान दीजिएगा ग्राफ में बहुत अच्छे से, MEC मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और दूसरा आता है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन वो है कि जिसको ड्रग शुड क्रॉस टू प्रोड्यूस द एक्शन। अगर इसको क्रॉस नहीं की, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, अगर उसको क्रॉस नहीं की तो इफेक्टिव प्रोड्यूस नहीं होगा, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन मींस इससे ऊपर अगर गई तो हमारी ड्रग क्या है, सेफ नहीं है। सो दिस इज द ग्राफ। अब यहां पे जो अगर इसका एरिया जो हम निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, AUC दैट डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शंस ऑफ द ड्रग। अगर सिंगल एक रूट की हम बात कर रहे हैं और उसका AUC हम निकालते हैं तो हमें क्या बताएगा, रिगार्डिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। लेकिन अगर जब हम AUC टेस्ट अपॉन स्टैंडर्ड मल्टीप्लाइड बाय द 100 कर देते हैं तो हमें बायोअवेलेबिलिटी मिल जाती है। हाँ, एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, जिस टाइम पे हमारी ड्रग MEC को क्रॉस करेगी, जब हमने ड्रग दिया, डोज धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, तो जिस टाइम पे MEC को क्रॉस करेगी, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस करेगी, वहां से हमारा क्या होगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन। क्या होगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन। टोटल जितने टाइम पे हमारी ड्रग MEC के ऊपर रहेगी, सपोज ये MEC लेवल है, तो इसके ऊपर जितनी टाइम तक ड्रग हमारा है तो वो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जितने टाइम तक MEC के ऊपर कंसंट्रेशन रहेगा वो हमारे लिए टोटल क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ करो। इसको हम बायोफॉर्म में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहां जस्ट एक क्विक रिवीजन हम ले रहे थे इसका। ओके, अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द बायोअवेलेबिलिटी। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्यों फर्क पड़ेगा भाई, अगर किसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो बायोअवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। लेकिन एब्जॉर्प्शन कम है तो बायोअवेलेबिलिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। मींस इंक्रीज एब्जॉर्प्शन इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन डिक्रीज बायोअवेलेबिलिटी। एब्जॉर्प्शन जितना ज्यादा होगा बायोअवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अभी हमने बात किया जैसे ओरल में बात करते हैं तो ओरल में हमारी बहुत सारी ड्रग है जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मैं थोड़ा उसको डीप में लेके चलूंगा, लेकिन अभी आप पॉइंट खाली समझ लीजिए। अगर किसी ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा है तो बायोअवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लो है तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। आप इस सिस्टम को समझिए, आपने ड्रग को इनटेक किया ओरली, सपोज मैं टैबलेट की बात कर रहा हूं, टैबलेट आपने इनटेक किया और इनटेक करने के बाद वो आपके कहां पे आएगी, GIT में आएगी, स्टमक में आ गई। स्टमक से सपोज उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, स्टमक से ड्रग क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। अब स्टमक से ले लीजिए या इंटेस्टाइन से ले लीजिए, कहां से, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रही है। अब जब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी तब एब्जॉर्ब होगी इनटू द हेपेटिक प्लेक्सस वेन। किसमें एब्जॉर्ब होगी,
हेपेटिक प्लेक्सस वेन में एब्जॉर्ब होगी। अब ये हमारी वो वेन होती है, पोर्टल वेन होती है, जो हमारे ब्लड को, जो वहां से एब्जॉर्ब जो भी होता है स्टमक से, उसको लेके कहां जाती है, लीवर में जाती है। कहां पे जा रही है ध्यान दीजिए, यहां से एब्जॉर्ब हुई और लेके कहां पे आ गई, लीवर में। अब लीवर में अगर कोई भी हमारा एक्सोजिनस मॉलिक्यूल आया हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है बॉडी को। क्या लीवर को पता है क्या ये ड्रग है आपने अच्छे के लिए लिया है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए क्या है, वो एक्सोजिनस सब्सटेंस है, और एक्सोजिनस सब्सटेंस है तो उसकी मेटाबॉलिज्म करेगी, और जब लीवर में जाएगी तो यहाँ पे हमारी ड्रग क्या होगी, कुछ परसेंटेज मेटाबोलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे अब इसके बाद यहां से जो ड्रग बचेगी वो कहां पे पहुंचेगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। तो जितना परसेंटेज हमारा एब्जॉर्प्शन से सिस्टमिक सर्कुलेशन के में पहुंचने के बीच में हमारा मेटाबोलाइज हो जा रहा है, दैट इज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सिंपल है, मींस ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन when the drug reaches to the liver through the hepatic portal vein, then some amount of the drug will metabolize at this in the liver, and after that the drug will further move to the systemic circulation. So the amount which is metabolized into the liver during the absorption, that is the first pass metabolism. तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, गट वॉल, क्योंकि गट वॉल से एब्जॉर्ब हुई, पोर्टल वेन में जाएगी, पोर्टल वेन से कहां जाएगी, लीवर में, और लीवर से कहां जाएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो ड्यूरिंग दिस एब्जॉर्प्शन जो लीवर में मेटाबोलाइज होगी, उसी को हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अभी पास ही हो रही थी तभी मेटाबोलाइज हो गई। सो कौन कौन ड्रग विथ हाई हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कौन कौन सी ड्रग होती है, सॉल्ब्यूटामॉल, प्रोप्रानोलॉल, लिडोकिन, वेरापामिल, आइसोप्रेनिलिन। तो इसको एक ट्रिक से याद करते हैं, ये ट्रिक आप ट्राई करिए, बहुत इजी वे में आप याद कर लोगे कि कौन कौन सी ड्रग हमारी हैं जो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैव द हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। आप इस ट्रिक को याद करिए। वीपी सिंह नॉट अ पॉपुलर पीएम, वीपी सिंह नॉट अ पॉपुलर पीएम। सब हम जानते हैं वीपी सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं से हमने ट्रिक बनाया है। ऐसा नहीं, मैं कोई कहने का मोटो है कि वो पॉपुलर पीएम नहीं थे, बिल्कुल पीएम थे, तो पॉपुलर ही थे, सबको जानता है। तो वीपी सिंह नॉट अ पॉपुलर पीएम, इससे हमारा ट्रिक निकलेगा। वीपी मींस वेरापामिल एंड प्रोप्रानोलॉल, सिंह सॉल्ब्यूटामॉल, नॉट नाइट्रोग्लिसरीन, एमिट्रिप्टिलिन, पॉपुलर प्रोपॉक्सीफेन, एंड पीएम pethidine and methyl testosterone. So these are the important drugs which have the high first pass metabolism. इस ट्रिक को याद रखेंगे, आई होप सो ये सारी ड्रग याद हो जाएंगी। वीपी सिंह नॉट अ पॉपुलर पीएम, सारी ड्रग आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट, बायो इक्विवेलेंस। कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया, बायो इक्विवेलेंस इज कैरिड आउट फॉर विच क्लास ऑफ ड्रग। अब ध्यान दीजिए, हमारी ड्रग दो टाइप की होती हैं, एक को हम बोलते हैं पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन, और दूसरी हमारी होती है जेनरिक ड्रग। क्या होती है, जेनरिक ड्रग। मींस होता क्या है कि आप सपोज पैरासीटामोल आपको लेना है, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो आप मार्केट में जाएंगे ना, तो आपको पैरासीटामोल पे ही डिफरेंट ब्रांड की ड्रग मिल जाएंगी, बहुत सारी कंपनियों की ड्रग मिलेंगी। अब इन्हीं की कंपेरेटिव स्टडी जब की जाती है, वही हमारा क्या होता है, बायो इक्विवेलेंस। समझिएगा, मतलब क्या है कि एक ही ड्रग को कई कंपनियां मैन्युफैक्चर्ड करती हैं, बिल्कुल करती हैं। आप कॉलपॉल मांगते हैं, न्यूमोपैरा आती है, ठीक है, सिक्लोपैरा आती है, डिफरेंट आती है, तो ये सारी हमारी अलग अलग कंपनियों द्वारा आती हैं। सो मैनी डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैन मैन्युफैक्चर द सेम कंपाउंड। बिल्कुल, बहुत सारी कंपनियां हैं जो सेम कंपाउंड को अलग अलग ब्रांड नेम से मैन्युफैक्चर्ड करती हैं। अब जब ये मैन्युफैक्चर्ड हो रही हैं, एग्जांपल समझिएगा, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो एक चीज है कॉमन है कि जब ड्रग सेम है तो उनका डोज सेम होना चाहिए और डोजेस फॉर्म भी हमारा सेम होना चाहिए लगभग। अगर किसी ड्रग का, अब इक्विवेलेंस समझिएगा, इक्विवेलेंस मतलब क्या हम मानते हैं कि जहां पे दो चीजें इक्वल है, दो चीजें जो हमारी इक्वल है, दो ड्रग हमारी इक्वल है। अब इक्वल में कई टाइप से आ सकती है, एक हमारा होता है केमिकल इक्विवेलेंस, एक हमारा आता है फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस, एंड थर्ड हमारा आता है बायो इक्विवेलेंस। तीनों पॉइंट को समझिएगा। केमिकल इक्विवेलेंस का मतलब क्या हुआ कि जब किसी ड्रग में केमिकल इक्वल है, सपोज पैरासीटामोल दोनों में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकली इक्विवेलेंट। लेकिन अगर सपोज किसी ड्रग का केमिकल तो है ही सेम, लेकिन उनके डोजेस फॉर्म और डोज भी सेम है, सपोज 500 mg पैरासीटामोल आईपी टैबलेट, 500 mg आईपी टैबलेट एक कंपनी ने है, दूसरी कंपनी ने भी सेम बनाया, तो वहां पे डोजेस फॉर्म भी सेम है, वहां पे डोज भी सेम है, और कंपोजिशन तो हमारा केमिकल कंपाउंड सेम ही है। तो यहां पे क्या हो गया, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस। ये क्या हो गया हमारा, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस। लेकिन नेक्स्ट हमारा आता है बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस क्या होता है कि जब सपोज आपने ड्रग को इनटेक किया,
समझिएगा मेरी बात अब इंपॉर्टेंट। जब ड्रग को आपने इनटेक किया तो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद अब एक ड्रग को हमने इनटेक किया, उसका हमने टाइम ग्राफ कर्व ले लेना है, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ कर्व। दूसरा हमने दूसरी ड्रग का इनटेक किया, उसका भी कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ कर्व हो जाएगा। अब उन दोनों को कंपेयर करना है और दोनों के AUC कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ कर्व AUC में 20% से ज्यादा का डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। अब इस डिफरेंशिएशन पे आइए। इफ द डिफरेंस इन द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ दीज टू प्रिपरेशंस is likely than 20%, then these are the bioequivalent। एग्जाम्पल आप देखिए, सपोज यहां पे मैं एक एग्जाम्पल आपसे ले रहा हूं, बुप्रोपियोन। एक हमारी ड्रग आती है बुप्रोपियोन, CNS एक्टिंग ड्रग है। उसके दो ब्रांड नेम आते हैं, विलबट्रिन एंड बुडेप्रियोन। विलबट्रिन एंड बुडेप्रियोन, ये दो हमारे उसके ब्रांड नेम हो गए। लेकिन कंपोजिशन हमारा क्या है, बुप्रोपियोन, तो वहां कोई डाउट नहीं है। अब इन दोनों को जब इनटेक किया गया तो दोनों का ये कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ कर्व आपको प्लॉट किया गया। अब जब ये कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ कर्व प्लॉट किया गया तो दोनों के बीच में डिफरेंस किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20। कितना होना चाहिए, 20 का डिफरेंस होना चाहिए। सपोज एक ड्रग अगर 100 आ रही है, दूसरे का 80 तक या 120 तक, प्लस माइनस 20 हो सकता है, तो वो चीजें हमारी क्या होंगी, बायो इक्विवेलेंट कहलाएंगे। अब इसका सबसे ज्यादा जरूरी बायो इक्विवेलेंस स्टडीज कैरिड आउट फॉर द जेनेरिक ड्रग। किसके लिए की जाती है, जेनेरिक ड्रग। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बायो इक्विवेलेंट स्टडीज कैरिड आउट फॉर द जेनेरिक ड्रग। सो दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन। नाउ वी विल डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड पैरामीटर्स हमारा फार्माकोकाइनेटिक का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, आप इस पॉइंट को समझिए। सपोज हमने ड्रग को इनटेक किया, अब वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गई, तो पूरी की पूरी तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो रहेगी नहीं, कुछ फ्री फॉर्म में अवेलेबल रहेगी, कुछ प्रोटीन से बाइंड हो जाएगी, कुछ टिश्यू से बाइंड हो जाएगी। तो ये डिफरेंट लोकेशंस पे जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, यही हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। मींस after the drug reaches into the systemic circulation, it may be distributed to the various tissue and organs. That is the distribution. अब अगर मैं आपसे कह दूं कि सपोज आपने एक ड्रग इनटेक किया, अब आप मुझे बताइए कि आपके वो लीवर में कितनी है, आपके ब्लड में कितनी है, आपके हार्ट में कितनी गई, या आपके ब्रेन में कितनी गई, तो एग्जैक्ट कंपेयर कर पाना, कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है। तो इसलिए यहां पे हम क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल वॉल्यूम मेजर करते हैं। मींस जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज हमने ड्रग को इनटेक किया, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, VD का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी। जो टोटल अमाउंट हम ड्रग में इंसर्ट कर रहे हैं, दैट इज द X। इसको हम क्या मानते हैं, X, एंड डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। मींस कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, दैट इज X by C। इसको हम क्या बोलते हैं, VD इज इक्वल X by C। X हमारा क्या हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग दैट एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी, एंड जितना उसमें से कंसंट्रेशन हमारे प्लाज्मा में चला जाएगा, मींस प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, दैट इज द C। तो VD इज इक्वल X by C। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया। मींस सपोज एग्जांपल आप यहां समझिए, अगर किसी ड्रग का 100 mg दिया गया, कितना दिया गया, 100 mg एडमिनिस्टर्ड किया गया, तो ये 100 mg हमारे लिए क्या हो गया, X हो गया। अब आपसे कहा गया कि वो हमारे बॉडी में कितनी पहुंची, 50 mg पहुंची, सॉरी ब्लड में, प्लाज्मा में कितनी है, 50 mg पर लीटर है। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, X by C, दैट इज 1000 by 50। आंसर आपका क्या हो गया, 20 लीटर। वॉल्यूम आपका कितना, VD कितना निकल आएगा, 20 लीटर। कुछ भी है, X by C का फॉर्मूला लगाइए, आप निकाल लेंगे। अब इसमें से कुछ ड्रग हमारी होती है जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई होता है। कुछ ड्रग है जिसमें क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैव द हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए ट्रिक याद रखिए, बैड डॉक, डॉक्टर, बैड डॉक्टर, तो उससे हमने शॉर्ट कर दिया, बैड डॉक मींस बेंजोडाइजेपिन, बीटा ब्लॉकर, एम्फेटामिन, डिजॉक्सिन, डॉक्सेपिन, opioid, calcium channel blocker and chloroquine. These are the drugs which have the high volume of distribution. और high volume of distribution का मतलब क्या है, जिस ड्रग का जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका, अब ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा कब होगा, जब
वो हमारे फ्री फॉर्म में बॉडी में अवेलेबल होगी। लेकिन अगर प्रोटीन से बाइंड हो गई, समझिए प्रोटीन से बाइंड हो गई तो क्या उसका मूवमेंट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर किसी टिश्यू से बाइंड हो गई तो क्या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका ज्यादा होगा? नहीं होगा। तो यहां पे डिफरेंट फैक्टर्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन, मींस फैक्टर अफेक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन कौन से फैक्टर आएंगे? पहला आएगा लिपिड, मींस लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग, मींस सिंपल बात करें लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग। मतलब अगर एक ड्रग है हमारी जिसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब हायर है, मतलब ज्यादा है, अब आप सबको समझिएगा, अगर ज्यादा है तो वो इजीली हमारे ब्लड वेसल्स को क्रॉस कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स में मूव करती चली जाएगी। तो अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा, मींस हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग easily crosses the blood vessels wall and distributed to the tissue that have the high volume of distribution. Lipid solubility ज्यादा, volume of distribution ज्यादा। अब दूसरी पॉइंट की बात करें, आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग। आप खुद क्लियर करके बताइए मुझे, अगर किसी ड्रग का आयोनाइजेशन ज्यादा तो उसकी सॉल्युबिलिटी लिपिड होगी या वाटर होगी? ऑब्वियस बात है, हाइड्रोफिलिक हो जाएगी। तो हाइड्रोफिलिक होगी तो क्या वो ब्लड वेसल्स को क्रॉस कर पाएगी वॉल को? नहीं कर पाएगी। तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? लेस, मींस highly ionized drug is lipid insoluble that remains into the blood vessels, that is less volume of distribution. Ionization ज्यादा, volume of distribution हमारा क्या हो जाएगा? less. Next, plasma protein binding. अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, अगर किसी ड्रग की, आप सपोज एक फ्री हैं, सपोज समझिएगा आप घर पे हैं, फ्री हैं, पेरेंट्स आपको सपोज बाहर गए हैं, तो आप फ्री हैं, इस कमरे में जाएंगे, उस कमरे में जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, करेक्ट है? तो आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उस समय क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन सपोज आपके पेरेंट्स हैं, अवेलेबल हैं, और आप जैसे कमरे से बाहर निकले, बेटा पढ़ाई करिए, बोल दिया गया, तो आप क्या होगा? सीमित रह जाएंगे एक कमरे में, तो आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। सिमिलर वही है कि अगर किसी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है तो बाइंड हो गया तो उसका मूवमेंट कम हो जाएगा, मींस हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग हैव द लेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। डिग्री ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा। भाई वॉल्यूम ऑफ फ्लो से हमारा बढ़ेगा। फैट लीन बॉडी मास रेशियो, जितना फैट लीन बॉडी मास रेशियो ज्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका ज्यादा हो जाएगा। एफिनिटी फॉर द डिफरेंट टिश्यू, भाई जितना टिश्यू के लिए, डिफरेंट टिश्यू के लिए एफिनिटी ज्यादा होगा, एक ड्रग यहां बाइंड हुई, उसकी एफिनिटी दूसरे से ज्यादा है, वो वहां मूव करके बाइंडिंग हो जाएगी, तो यहां से फर्क पड़ेगा। हाँ, डिजीज जो होती है हमारी वो फर्क करती है, लाइक CHF, अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो वहां पे चांसेस हैं कि उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो हो जाए। यूरेमिया, सिरोसिस, दीज आर द डिफरेंट फैक्टर व्हिच कैन अफेक्ट प्रेगनेंसी ऑल्सो। नाउ बैरियर ऑफ ड्रग, कौन कौन से हमारे बैरियर हैं जो हमारे ड्रग के वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेंगे? अब उनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। हमारे लिए दो बैरियर मेनली आते हैं, एक ही हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर और दूसरा होता है प्लेसेंटल बैरियर। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। यहां पे दोनों के लिए हमारे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो हमारे बैरियर्स होते हैं ये हमारे ड्रग के मूवमेंट को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। लाइक अब सपोज आप देखिए, अगर सपोज मैं ब्लड ब्रेन बैरियर की बात कर रहा हूं, ब्लड ब्रेन बैरियर में कंडीशन है ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन क्रॉस द BBB। बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, हमने इसको आगे हमें बहुत जगह जरूरत पड़नी आए। मींस लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन क्रॉस द BBB। अगर लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो BBB को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो एग्जांपल पे आप लिवोडोपा, प्रोप्रानोलोल, फाइसोस्टिग्मिन, दीज आर द डिफरेंट ड्रग व्हिच कैन क्रॉस द BBB। क्यों है ऐसा? इसका कॉन्सेप्ट समझिए। नॉर्मल अगर आप कैपिलरी देखिए तो यहां पे क्या होता है? लूज जंक्शन होता है, जो हमारे